जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस वक्त हम लखनऊ में हैं, गोमती के रिवर फ्रंट पर मौजूद है और आज बात होने वाली है सेकंड फेज और थर्ड फेज के मद्देनजर जो मुद्दे उठ रहे हैं। दागी या दागदार, काम बोलता है या कारनामा बोलता है। आज सुबह से ही समाजवादी पार्टी के नेता अरुण वर्मा सुर्खियों में है। विपक्ष उनके जरिए सपा की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, तो पलटकर सपा के लोग विपक्ष के ऊपर हमले कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर कुछ बड़े सवाल हम पूछना चाहेंगे तमाम नेताओं से। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी से कि क्या समाजवादी पार्टी के विकास के दावे पर कानून व्यवस्था का मुद्दा भारी नहीं पड़ गया है? दूसरा बड़ा सवाल कि क्या दागियों को टिकट देना अखिलेश यादव की कथनी करनी के अंतर को दिखाता है? तीसरा बड़ा सवाल, क्या हर दल ने दागियों को टिकट देकर यह साबित नहीं किया कि वो किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं? विनेबिलिटी सबसे जरूरी हो गई है, ना कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाली मर्यादा या नैतिकता। चौथा सवाल, क्या दागी उम्मीदवारी हर दल के लिए जीत की गारंटी है? क्योंकि मुख्तार अंसारी को लेने के लिए पहले समाजवादी पार्टी परेशान रही और फिर जब उनका मन दूर हुआ तो बसपा ने उनको अपने साथ बिठा लिया, अपने हाथी पर बिठा लिया। बसपा से भी कड़े सवाल होंगे। और पांचवा सवाल कि क्या दागियों को टिकट देने वाली पार्टियों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए? क्या ऐसी पार्टियां जो दागियों को टिकट देकर जनता के सामने ऑप्शंस नहीं देती हैं, उन पार्टियों का बहिष्कार करना ही एकमात्र रास्ता है? इस मुद्दे पर बड़ी बहस देखिएगा मेरे साथ, सब मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले तमाम पार्टियों के। लेकिन पहले देखते हैं ये घटनाक्रम जिसके जरिए अरुण वर्मा के जरिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को निशाना बनाया जा रहा है। काम बोलता है या कारनामा बोलता है? हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, काम या कारनामा क्या बोलता है? जेलों से भी गैंग चलती हो, हर दिन इतने बलात्कार होते हो, निर्दोषों की हत्याएं होती हो, अपहरण होते हो, दंगे होते हो, इसे आप अखिलेश जी का काम कहेंगे कि समाजवादियों के कारनामे कहेंगे? दादरी की अति दर्दनाक घटना घटी। मथुरा में जमीन अवैध कब्जे को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक पुलिस अधिकारी की जान तक भी चली गई। बुलंदशहर का अति शर्मनाक बलात्कार कांड हुआ, अर्थात इनकी इस सरकार में काम कम और अपराध ज्यादा बोलता रहा है। सवालों से घिरे उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में सुल्तानपुर कांड ने विरोधी दलों को कानून व्यवस्था का मामला उठाने का मौका दे दिया। शनिवार को 22 साल की वो लड़की लापता हो गई जिसने 2013 में समाजवादी पार्टी के विधायक अरुण वर्मा पर गैंगरेप का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने लड़की को घर के पास ही घायल अवस्था में बरामद कर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में पीड़ित परिवार ने सुल्तानपुर के सदर से एसपी उम्मीदवार अरुण वर्मा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस ने माना है कि लड़की के गले पर चोट के निशान मिले हैं। गैंगरेप मामले की 21 फरवरी को सुनवाई होनी थी। उससे पहले पीड़िता की संदिग्ध हालत में मौत ने राजनीति में दागियों और राज्य की कानून व्यवस्था का मामला गरमा दिया है। अरुण वर्मा खुद को निर्दोष बता रहे हैं और अखिलेश उनके बचाव में खड़े हैं। निष्पक्ष कार्रवाई होगी और किसी को भी किसी संस्था से अगर जांच कराने के लिए भी मांग करते हैं तो सरकार उसके लिए जांच कराएगी और निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई सरकार नहीं कर सकती है। 6 महीने के भीतर 6 महीने के भीतर ये कट्टे और कट्टे वाले हो, ये चाकू या छुरी वाले हो, ये बलात्कारी हो, ये बड़े बड़े लोगों की गैंग हो, 6 महीने के भीतर उनको जेल के सलाखों में न डाल दूं तो आप मुझे कहना मेरे भाई बहन। कारण है मेरी माताएं बहनें, ये जुल्म सहे। आज उत्तर प्रदेश का कोई इलाका ऐसा नहीं है
जहां दिन दहाड़े भी कोई मां बेटी अकेली घर के बाहर निकल पाती है। राजनीति में चाल, चरित्र और चेहरे की बात बहुत पीछे छूट चुकी है। हर दल उत्तर प्रदेश के सियासी घमासान में दूसरे को आईना दिखा रहा है। यूपी पुलिस के ही आंकड़े कहते हैं कि अखिलेश राज्य में हत्या, रेप, अपहरण और दंगों की घटनाओं में पहले की सरकार के मुकाबले तेजी आई है। लेकिन जब साफ सुथरे उम्मीदवारों को टिकट देने की बारी आई तो हर दल अपने दावों को भूल गया। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में 67 सीटों पर मतदान होना है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के 67 में से 16, बीएसपी के 67 में से 25, आरएलडी के 52 में से 6, एसपी के 51 में से 21, कांग्रेस के 18 में से 6, निर्दलीय 206 में से 13 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। जाहिर है दागियों पर हर दल मेहरबान है, लेकिन जुबानी जमा खर्च में कोई किसी से पीछे नहीं। आज ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कॉलेज में मारपीट के मामले में अतीक अहमद के खिलाफ जांच में कोताही को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। ऐसे में हम तो पूछेंगे कि क्या विपक्ष का आरोप सही है कि एसपी सरकार में अपराध बोलता है? तो ये मामला जोरों पर है कि दागियों के भरोसे ही क्या चुनाव जीते जा सकते हैं। आखिरकार क्या मजबूरी है राजनीतिक पार्टियों की, यही हमारा आज का सवाल भी है। क्योंकि सत्ता में अखिलेश यादव है, अपने आप को दोबारा सत्ता में लाना चाहते हैं, तो सवाल सीधा उन्हीं से, जैसे कि विपक्ष ने उन पर कहा है कि क्या विपक्ष का यह आरोप सही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराध बोलता है। अगर आपको लगता है हाँ, तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपने जवाब हमको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। आज का हैशटैग HTP के साथ साथ है दंगल में दागी। इसके जरिए भी हमारे फेसबुक पेज पर और ट्विटर हैंडल पर अपने सुझाव, अपने सवाल भेजिए। इस शो के दौरान हम उनको जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। डिबेट की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले यहां लखनऊ में मेरे साथ गोमती के रिवर फ्रंट पर जो पैनल मौजूद है उसका परिचय आपसे कराता हूं। मेरे दाहिनी तरफ पर सुनील यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी की युवा टीम का चेहरा है, MLC हैं, प्रवक्ता हैं और अखिलेश यादव के खासे करीबी माने जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, पहली बार आप डिबेट में मेरे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ सुधांशु जी हैं, अक्सर डिबेट्स में आप देखते रहे, आपका भी स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और खान साहब, MH खान साहब, जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। इनके साथ हमारे साथ इस वक्त मुंबई से कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता नेता पुष्पेंद्र चौधरी स्टूडियो में हमारे साथ वहाँ नोएडा में मौजूद हैं और दिल्ली से जगदीप चोकर साहब हैं जो कि फाउंडर मेंबर हैं ADR के। आपका भी इस डिबेट में स्वागत है। शुरुआत करना चाहूँगा बगैर टाइम वेस्ट किए, मैं आपसे पूछूंगा यादव साहब, क्या अरुण वर्मा जैसे कांड या जैसी घटनाएं जो सुर्खियों में आ रही हैं इन दिनों, आपको लगता है समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा मुसीबत बन सकती है? क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। नहीं, मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि अरुण वर्मा जी पर इससे पहले भी आरोप लगा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर कार्रवाई कराई थी, जांच हुई थी और जब मामला आया तो उसी लड़की ने बयान अपना बदल दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा भी है कि अगर परिवार जिस तरीके से चाहेगा, अगर परिवार चाहता है कि CBI जांच कराना तो हम रिकमेंड करेंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे विधायक के खिलाफ कहीं न कहीं राजनीतिक साजिश है। इसकी जांच जब होगी तो जांच दूसरी तरफ नजर आएगी। लेकिन ये बात भी तो बताइए कि उसी लड़की का गैंग रेप के नाम उनका नाम आता है, उस लड़की की पेशी होने वाली, कुछ दिनों के बाद उसके बयान दर्ज होने वाला, उसके पहले उसकी हत्या हो जाती है। तो सवाल तो आपके कानून पर, आपकी पुलिस पर खड़ा होगा ना कि आप लोग ऐसे लोगों को भी संभाल के नहीं रख पा रहे हैं जो सेंसिटिव केसेस में इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बयान दिया है कि अगर परिवार जिस तरीके से जांच चाहेगा, जिस तरीके से वो संतुष्ट होगा, अगर वो चाहता है कि CBI हो तो अपने विधायक के खिलाफ, जिसके खिलाफ FIR है, परिवार ने कहा है, वो CBI की जांच कराने। अब तो बच्ची चली गई ना, जांच से बच्ची की जान तो वापस नहीं आएगी। उसकी जान को सुरक्षित रखना किसकी जिम्मेदारी थी? नहीं, उससे पहले आप ये साबित नहीं कर सकते हैं कि अरुण विधायक ने ही उसकी हत्या मैंने ये नहीं कहा उन्होंने हत्या किया, लेकिन उसकी सुरक्षा देना, उसको सुरक्षा प्रोवाइड करना जब वो महत्वपूर्ण विक्टिम है, ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार समझती है, लेकिन अगर कहीं ऐसी घटना हुई है तो उसका खुलासा पुलिस जल्द से जल्द करेगी।
ये सवाल मैं सुधांशु जी से ही पूछूंगा, इसके पहले कि संजय झा मैं आपके पास आऊं। सुधांशु जी, आपको लगता है कि कानून व्यवस्था विकास पर भारी पड़ रही है? बीजेपी लगातार इसी मुद्दे को क्यों हवा दे रही है? देखिए, अपराधीकरण और कानून व्यवस्था की समस्या समाजवादी पार्टी की प्रकृति के साथ नैसर्गिक रूप से जुड़ी हुई है। ठीक है, किसी केस के बारे में आप टेक्निकल पॉइंट्स पे कहेंगे ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि बलात्कार जैसे संवेदनशील विषय पर इनके सुप्रीमो मुलायम सिंह जी का वो बयान कि लड़कों से गलती हो जाती है, और दूसरे सबसे वरिष्ठ नेता आजम खां जी ने जब बुलंदशहर गैंग रेप के ऊपर राजनीतिकरण किया था, तो याद करिए कोर्ट ने क्या कहा था, कोई किंतु परंतु नहीं, सीधे क्षमा मांगी और आखिर में कोर्ट के द्वारा बाध्य होकर क्षमा मांगनी पड़ी थी। जब दो शीर्षस्थ नेताओं की मनोवृत्ति इस प्रकार की है तो पार्टी की टेंडेंसी क्या है वो साफ नजर आता है। पर आपकी पार्टी ने भी दूसरे चरण की जो 67 सीटें हैं उसमें से 16-17 आपकी भी दागी है। एडीआर की रिपोर्ट है ये। आपने पहले चरण में भी आपकी वालों पार्टी ने दागियों को टिकट दिया, आपकी पार्टी कहाँ छूती है? अगर आप इन पे सवाल खड़े करते हैं तो आप पर भी सवाल खड़े होते हैं। अच्छा सवाल किया है। देखिए, आरोप क्या है और किस प्रकार के आरोप हैं, दोनों में अंतर है। हमारे ज्यादातर लोगों के ऊपर जो आरोप हैं वो हैं जो सांप्रदायिक विषयों को लेकर राजनीति से प्रेरित होकर लगाए गए। जैसे मैं एक बात कहूंगा, भाई आरोप तो श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और डॉक्टर जोशी पर भी थे, और एक तरफ लालू यादव जी पर भी थे। आप दोनों को एक तराजू पे तौल देंगे क्या? भ्रष्टाचार और अपराध के आरोप और राजनीतिक आंदोलन के दौरान के आरोप, इन दोनों में भी हमें विभेद करना चाहिए। सुधांशु जी, दंगे होते हैं मुजफ्फरनगर में, उसमें संजीव बालियान का नाम आता है, संगीत सोम का नाम आता है, उसको आप कैसे रख सकते हैं राजनीतिक आंदोलन के साथ जोड़कर? हाँ, आपने बहुत सही बात कही है। संगीत सोम के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, कोर्ट में प्रूव कर पाई। जितने भी चार्जेस थे उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाई है। हाँ, एक हकीकत है जो पूरे देश ने देखी थी। एक देश के बहुत बड़े टीवी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया था कि इनकी सरकार के एक बहुत विख्यात कहूं या कुख्यात कहूं मंत्री श्री आजम खां जी दंगाइयों को छुड़ाने के लिए फोन कर करके कह रहे थे कि इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। तो ये देश ने जवाब देना चाहेंगे? मैं ये केवल कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सिद्धांत की बात करती, लेकिन हकीकत पर कभी नहीं उतरती। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने जब दंगे की बात की तो दंगे का दूसरा पहलू भारतीय जनता पार्टी है, ये पूरा देश दुनिया जानती है, तो आप उससे क्यों भाग रहे हैं? मैं ये कह सकता हूं कि ये विकास के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में बात नहीं करना चाहते। अब देश के प्रधानमंत्री हम लोगों को शर्म आती, क्योंकि हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ बोले, हमारे देश का प्रधानमंत्री सदन में बाथरूम की बात करे, हमारे देश का प्रधानमंत्री आकर के गुंडों जैसी बात करे, मुद्दे पर न बात करें, विकास पर न बात करें। तो आप बताइए भारतीय जनता पार्टी इस देश को, समाज को किस तरफ ले जाना चाहती है? अनूप वर्मा से शुरू हुए थे। गुंडों जैसी बात नजर आई क्या? ये गुंडा शब्द और अन्य चीजें उनके मनोवृत्ति पे कुछ ज्यादा ही हावी हो गई हैं क्या? प्रधानमंत्री के बयान में कहा। और एक बात कहूंगा, देखिए सपा कांग्रेस का अलायंस हुआ, उन्होंने दंगों की बात उठाई, अच्छी बात थी। मुजफ्फरनगर का इतना भीषण दंगा हुआ था, केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी देना तो छोड़िए, एडवाइजरी देना तो छोड़िए, रिपोर्ट तक नहीं मांगी थी। ये होती है मिली भगत। मिले तो पहले थे, प्रकट अब हुए हैं। संजय झा जवाब देना चाहेंगे मुजफ्फरनगर के दंगों को लेकर? क्या कांग्रेस और सपा के बीच आपस में समझौता था? सुमित जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदल लेना चाहिए। ये भारतीय गुंडा पार्टी हो चुकी है। मैं आपको कुछ मिसाल में कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। इनके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को देखिए, केशव प्रसाद मौर्य को, उन पर आरोप लगे, 11 आरोप है अपराध का और वो गुनहगारी रहे हैं। उन पर दंगा फसाद, उन पर खून का आरोप लगा हुआ है। ये कोई गंभीर, कोई मामूली नहीं, बहुत ही गंभीर एक आरोप है। उसको इन्होंने अध्यक्ष बनाया। अब आप यही देखिए, भाई यहां पर भाषण दे रहे हैं मुजफ्फरनगर पर। संजीव बालियान को तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको कैबिनेट पर उनको तरक्की दी। यहां पर जिस पर दंगा फसाद का आरोप हो वो शाही कमीशन भूल गए सुधांशु जी। और संगीत सोम को आप हम लोगों ने उनके संगीत सोम को जेड सिक्योरिटी का उनको एक उपलब्धि दिया हम लोग। ये क्या राजनीति है? क्या बनावटी और पाखंडी राजनीति है ये? और आज गुजरात में आप भूल गए सुधांशु जी कि वहां पर जिस तरीके से महिलाओं का गैंग रेप हुआ है, आपके 4 भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। अब आप ये सोच रहे ये आपका हाल है। व्यापम में मध्य प्रदेश में जिस तरीके से गैर कानूनी काम हुए, कांग्रेस पार्टी के नेता दूध के धुले हैं।
वहाँ ये पर नहीं है ऐसे संजय कदम झा। उठाए हैं, संजय ये झा, भयंकर कांग्रेस वहाँ पर पार्टी ने भी हुआ है। दूसरे चरण के 18 में से 6 उम्मीदवार ऐसे दिए हैं जिन पर तमाम मुकदमे हैं, दागी जिनको कहा जाता है, आपराधिक प्रवृत्ति के मुकदमे हैं। तो ये हर पार्टी पे इल्जाम जाता है। मैं ब्रेक पे जाऊं उसके पहले खान साहब से एक बात रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगा। सबसे बड़ा इल्जाम आपके ऊपर है, उसकी वजह ये मुख्तार अंसारी को आपने हाथी पर क्या मैं बिठाया। उसका जवाब दे वो दूं, मुख्तार सुमित जी? अंसारी, मैं आता हूं आपके पास। वो मुख्तार अंसारी जिसके लेकर समाजवादी पार्टी में इतना बड़ा दंगल मचा, महन जी को वो 10-15 सीटों के लिए मुख्तार अंसारी को साथ लाना पड़ा। क्या ये आप लोगों की कमजोरी नहीं दिखाता है? नहीं, ये कमजोरी कोई नहीं है। वो 2-3 बार के विधायक रहे हैं, उनको पार्टी में लिया गया है। और जब हमारी बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी तो चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे डॉक्टर MS खान हो, या कोई XYZ हो, अगर कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसको जेल में जाना पड़ेगा। अरे ये तो कानून के साथ खिलवाड़ कर चुके हैं, इनको टिकट दिया है। अब आज वो सुधरना चाहते हैं। आप वो कह रहे हैं कि मैं सुधरना चाहता हूँ। कहाँ कहा? कहा टीवी पे कहा? उनके भाई ने कहा, टीवी पे कहा, उनके भाई ने कहा कि हम लोग अब किसी अपराध में नहीं रहेंगे, किसी चीज में नहीं रहेंगे। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने इनके बड़े भाई को इतनी मजबूरी थी? मजबूरी कुछ नहीं थी। जो 2-3 बार का विधायक है उसको हम लेना चाहते हैं। अगर वो आता हमारे साथ सुधरना चाहता है तो हमें भी कोई गुरेज नहीं है। तो मैं जवाब का मौका दूंगा। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन ब्रेक के उस पार मुख्तार अंसारी सुधरने के लिए बहुजन समाज पार्टी में आए हैं। इसी नोट पर मायावती ने उनको अपने साथ लिया है। इसी बात पर जवाब लेंगे ADR से और पुष्पेंद्र चौधरी से भी। हमारे साथ बने रहिए, तुरंत हाजिर होते हैं। परिवार जिस तरीके से जांच चाहेगा, जिस तरीके से वो संतुष्ट होगा, अगर वो चाहता है कि CBI हो तो अपने विधायक के खिलाफ, जिसके खिलाफ FIR है, परिवार ने कहा है, वो CBI की जांच करे। अब तो बच्ची चली गई ना, जांच से बच्ची की जान तो वापस नहीं आएगी। बलात्कार जैसे संवेदनशील विषय पर इनके सुप्रीमो मुलायम सिंह जी का वो बयान कि लड़कों से गलती हो जाती है, और दूसरे सबसे वरिष्ठ नेता आजम खान जी ने जब बुलंदशहर गैंग रेप के ऊपर राजनीतिकरण किया था तो याद करिए कोर्ट ने क्या कहा था, कोई किंतु परंतु नहीं, सीधे क्षमा मांगी और आखिर में कोर्ट के द्वारा बाध्य होकर क्षमा मांगनी पड़ी थी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद लखनऊ के गोमती के रिवर फ्रंट से मैं मौजूद हूं और बात हो रही है। हम तो पूछेंगे मैं, क्या दागी ही जीत की गारंटी बचे हैं? क्यों दागियों को इतनी प्रोमिनेंस राजनीतिक पार्टियां दे रही हैं? पुष्पेंद्र चौधरी हमारे साथ, राष्ट्रीय लोकदल के नेता। ब्रेक के पहले आपके पास नहीं आ पाया था। पुष्पेंद्र साहब, आप तो राष्ट्रीय लोकदल के विचारक हैं, समर्थक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी पार्टी ने तो एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जिसने पहले चरण के मतदान के ठीक पहले उस पर इल्जाम लगा कि उसने अपने भाई को मरवा दिया ताकि सिंपैथी के वोट हासिल कर सके। तो ये कहां तक पार्टियों की स्थिति जो गिरती जाएगी? देखिए, जो आप खुर्जा के कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं। और वो अभी ये जांच का विषय है कि वो वास्तविक घटना क्या हुई थी। वो हमारा कैंडिडेट जीत रहा था, उसके खिलाफ अंत में जब जांच पूरी होगी तो हो सकता है ये पता लगे कि उसके खिलाफ ये साजिश थी, पहली बात। लेकिन मूल प्रश्न जो आपने उठाया है, एक तरफ मैं स्पष्ट कर दूं, आदमी के साथ अपनी पार्टी को अलग करते हैं और फिर आप ये कह रहे हैं कि वो शायद निर्दोष साबित हो जाए। देखिए, आप बचा क्यों कर रहे हैं उसको? मैं उसको कोई बचा नहीं रहा हूं। जब पर्चा दाखिल करते वक्त उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, उसके बाद क्या घटना हुई है वो जांच का विषय है, पहली बात तो ये है। दूसरा, आपने जो विषय उठाया है उसके बारे में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहां पर एक ये पुस्तक मैं लाया हूं, एक नई पुस्तक आई है, व्हेन क्राइम पेज। इसमें बहुत स्पष्ट दिया हुआ है कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं, और ये दुर्भाग्य है हमारी राजनीति का, उनके जीतने की संभावना साफ सुथरे कैंडिडेट से 3 गुना है। इस देश में मनमोहन सिंह हार जाते हैं और शहाबुद्दीन जीत जाते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में ये एक सिस्टम का फेलियर है। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? ये जिम्मेदार कौन है इसके लिए? उसी पे मैं आ रहा हूं। ये एक सिस्टम का फेलियर है। जो टिकट देता है वो जिम्मेदार है या जो वोट दे रहा है वो जिम्मेदार है? तय करिए ना। भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है, जो बिल्कुल कछुए के चाल से चलती है, और सालों साल दशकों तक आदमी को जो है न्याय नहीं मिलता, और सरकारी मशीनरी हो या संस्थाएं हैं वो सब फेल हो जाती हैं, तो मजबूरी में जो सामान्य लोग हैं वो भी इन तरह के तत्वों के पास जाने के लिए मजबूर होते हैं।
और बाद में वहीं से जो नहीं, 1980 से पहले मैं आपको बता दूं, नहीं 1980 से पहले ज्यादातर इन अपराधियों, ये अपराधी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल नेता के संरक्षण में रहते थे। पुष्पेंद्र जी जी, अगर मेरे घर में मेरा बेटा चोर है और मैं उसकी चोरी को छुपाता रहूं और पुलिस के हवाले ना करूं तो ये किसकी कमजोरी है? बिल्कुल ठीक कहा मेरी है आपने। ना। मैं पूरी बात कर लूं तो अगर आप बिल्कुल- जानते हैं कि मैं तमाम पूरी बात कर पार्टियां, लूं। तमाम मैं अपनी पार्टियों नहीं आप गलत बात को कह रहे हैं और गलत बात नहीं, को नहीं, आप मैं राष्ट्रीय टीवी पर डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दागी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो 3 गुना जीतने की क्षमता ज्यादा होती है। देखिए मैं जगदीप चोकर साहब को लेकर नहीं, चोकर साहब कर रहा हूं। आप मुझे मैं उस पार्टी से आता हूं। मैं सुमित जी एक बार बता दूं पुष्पेंद्र जी, आपको, मैं उस पुष्पेंद्र जी पार्टी मैं से आऊंगा आता आपके हूं। पास। जगदीप देखिए, चोकर से मेरा सवाल है। चोकर साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चोकर साहब 1 मिनट पुष्पेंद्र भाई, जगदीप चोकर साहब मेरा सवाल आपसे है, क्यों इस तरह की बातें कही जाती हैं कि जो विनेबिलिटी है वो जरूरी है और उस चक्कर में आदमी बाहुबलियों को, दबंगों को टिकट दे देता है और उसको डिफेंड करना भी, जैसे कि अभी ब्रेक के पहले मैंने खान साहब को देखा, उनको ये कहना पड़ा कि मुख्तार अंसारी सुधरना चाहते हैं इसीलिए मायावती ने उनको अपने साथ पार्टी में लिया है। तो ये मजबूरी क्यों है राजनीतिक पार्टियों की? चोकर साहब देखिए, ये मजबूरी क्यों है ये तो राजनीतिक पार्टियां ही बताएंगी, लेकिन मैं तो एक ऑब्जर्वर के तौर पे ये बता सकता हूं कि जैसे आपने आंकड़े बताए हैं और जैसे आंकड़े हम पिछले 15 साल से देख रहे हैं और दिखा रहे हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं ये कमजोरी या दिक्कत या चॉइस ये सारे राजनीतिक दल करते हैं। और कहा यह जाता है कि जैसे अभी कहा गया कि जो दागी उम्मीदवार हैं उनके जीतने की संभावना 3 गुना ज्यादा है। वो इसलिए है कि जब सारे ही दल दागी उम्मीदवारों को टिकट देते हैं तो जिस क्षेत्र में 2 या 3 उम्मीदवार जो जीतने की क्षमता रखते हैं वो तीनों ही दागी हों तो वोटर को तो कोई चॉइस रहती नहीं है। तो वोटर को ब्लेम करना और ये कहना कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, हाँ देश का दुर्भाग्य तो है, लेकिन देश को दुर्भाग्य बनाने का श्रेय किसको जाता है? मेरे हिसाब से तो जो पॉलिटिकल पार्टियां दागियों को टिकट देती हैं उनको जाता है। और सबका यही हाल है, एक दूसरे की ये उदाहरण देते रहेंगे और आपकी डिबेट का समय खत्म हो जाएगा। अब 8:30 बजे मेरा नंबर बोलने का आया है 2 मिनट के लिए, उसके बाद शायद नहीं आएगा। तो मैं आपको ये बता दूं, ये पॉलिटिकल पार्टियों की कमजोरी नहीं है, ये उनकी चॉइस है, क्योंकि वो असली राजनीतिक काम करना नहीं चाहते हैं क्षेत्रों में जाके। जो ये बाहुबली और धनबली हैं इनको टिकट दे के जीत जाते हैं, जीत के सरकारें बनती हैं। ठीक है। सरकारों का और जीतने वालों का जनता से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात बिल्कुल, आप बड़ी बात कह रहे हैं। देश को इस दुर्भाग्य बनाने का श्रेय राजनीतिक दलों को जाता है। जवाब देना चाहेंगे आपका यादव साहब? ये श्रेय कहिए, बदनामी कहिए, ये जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की है कि हम ऐसे लोगों के आगे झुक जाते हैं सिर्फ जीत की खातिर कि हमको जीतना है तो हम किसी को भी खड़ा कर देंगे। ये बिल्कुल जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की है और मुझे लगता है इसकी पहल समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है और उन्होंने एक रास्ता दिखाया है कि हम अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी को लेके नहीं चलेंगे, राजनीति को लेके नहीं चलेंगे। इसीलिए उनको शायद अपने घर में, अपनी पार्टी में एक लड़ाई लड़नी पड़ी। आपकी मैंने डिबेट की शुरुआत ही वहां से की थी, अरुण वर्मा के ऊपर इल्जाम लगा, इतना बड़ा कांड हो गया और आप कह रहे हैं कि आपने शुरुआत करी। कहां से शुरुआत की? मैं क्यों प्रत्याशी अरुण वर्मा? अगर एक उनके ऊपर इल्जाम लगा, वो प्रत्याशी तब थे जब उसी लड़की ने गवाही बदल दी थी। आज उसकी हत्या हो गई है, ये दुर्भाग्य है, लेकिन हत्या हमारे विधायक ने की, उसकी साजिश है या उसके साथ साजिश है, ये तो जांच के बाद तय होगा। 51 में से 21 उम्मीदवार सेकंड चरण में आपकी भी दागी है, आपके भी है, आपके भी है, आपके भी। देखिए मैं एक बात फिर कहूंगा कि जो धाराएं हैं उनमें ये देखना कि राजनीतिक हैं या आपराधिक हैं। मुझे लगता है कि अभी जो बीएसपी के सम्मानित प्रवक्ता ने कहा कि ये बात अगर ये चुनाव से पहले कह देते कि सारे अपराधी जिनका मामला न्यायालय में है, माननीय न्यायालय में है, वो अगर मायावती जी के पास आ जाएंगे तो उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा,
तो मुझे लगता है प्रदेश के नहीं पूरे देश के अपराधी आपकी पार्टी में होते। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, तो हम लोगों ने जब भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी तय कर रही थी, बहुत उम्मीद थी इनकी वर्करों की कि हम लोगों को मौका मिलेगा। एक हम लोगों ने सोशल मीडिया में भी पढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी में और केवल रेलवे विभाग में तत्काल में केवल 2 ही जगह टिकट मिल रहा है। सर, आपने मुझसे मुख्तार अंसारी के बारे में पूछा, मैंने उसके बारे में आपको बताया कि अभी उनके जितने मुकदमे हैं वो पेंडिंग है, किसी में सजा नहीं हुई। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि हम बहुत पाक साफ हैं। अभी इसी लखनऊ में मध्य क्षेत्र से रविदास मल्होत्रा लड़ रहे हैं चुनाव, उनके पे कितने मुकदमा है? गायत्री प्रजापति है, कितने मुकदमा है? आप ये देखिए 400 से 500 दंगे इसी समाजवादी पार्टी में हुए हैं, जिसमें मुसलमानों का भी नुकसान हुआ, हिंदुओं का भी नुकसान हुआ, और कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये आप नहीं जानते हैं। लोग अपने घरों से निकल नहीं सकते थे, लोग अपने व्यवसाय में नहीं लग सकते थे, और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसमें घी में तेल डालने का काम किया कि नोटबंदी कर दिया, 15-15 लाख रुपया आएगा, वो नहीं आया। 2.5 साल तक सब लोग चुपचाप बैठे रहे। मैं दागियों पे रहता हूँ, दागी पे देखिए, अभी जो आपके विशेषज्ञों ने बात कही उसमें गंभीर बात है। ये अपराधीकरण क्यों बढ़ा? अपराधीकरण तब बढ़ा जब उत्तर प्रदेश के और बिहार के कुछ राजनीतिक दलों ने अपराधीकरण को जातिवाद से जोड़ा और उसके बाद उसको न्याय संगत ठहराने की कोशिश की। आपने देखा कि भाई सपा की सरकार में क्या हुआ कि एक जाति देखकर तय किया जाता था कि एफआईआर दर्ज करनी है नहीं। अभी आपके कासगंज के जो प्रत्याशी थे अरशदुल्ला शेरवानी, वो एक मिनट। अरे भाई चलिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि कासगंज के सपा के प्रत्याशी अरशदुल्ला शेरवानी के ऊपर चुनाव आयोग ने नोटिस दिया हुआ, क्योंकि वो ओपनली कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनी तो एक संप्रदाय विशेष के लोगों को पुलिस वाला छू सके, ये हिम्मत नहीं होगी। यहां से समस्या आती है। फूलन देवी को प्रायोजित करके राजनीति में लाने से लेके अखिलेश यादव जी के जमाने में उत्तर प्रदेश की अदालतों में बम धमाकों के आरोपियों पर से, जो आतंकवाद के आरोपियों से केस विड्रॉ करने की जो कोशिश की, ये है अपराधीकरण को का राजनीतिकरण जातिवाद के साथ। जवाब दीजिए। मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे लड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कभी जात की बात करती है, कभी धर्म की बात करती है। जब बिहार का चुनाव आया तो आरएसएस के बड़े नेता ने कह दिया कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो फिर आरएसएस के बड़े नेता का बयान आया कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा की है वो पिछड़ों के विरोधी है, दलितों की विरोधी है। ये सत्ता में आने के बाद आरक्षण जरूर खत्म करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप 2.5 साल से देश की गद्दी पर हैं, बहुमत में आपको उत्तर प्रदेश से 80 में 73 मिला, देश के प्रधानमंत्री या देश के जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, एक भी नेता आके उत्तर प्रदेश में बता दे कि उत्तर प्रदेश में 2.5 साल में भारत सरकार ने ये काम किया है। 73 सांसद उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिया। देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से जीत के गए, और देश के प्रधानमंत्री 2.5 साल में जब कुछ भी नहीं कर पाए, कभी लव जिहाद पर बात करते हैं, कभी घर वापसी पर बात करते हैं, कभी धर्म परिवर्तन पर बात करते हैं, कभी नोटबंदी कर देते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहूंगा, या मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप कभी राम मंदिर बनाने की बात करते हैं? मैं कहता हूं कि आप देश को कब बनाएंगे, समाज को कब बनाएंगे? क्यों जातियों को तोड़ना चाहते हैं? क्यों धर्म में लड़ाई लड़ना? मैं आपके जवाब लेता हूं। कुछ आंकड़े आपको बताने बहुत जरूरी है। सुनील, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। यहाँ पर कुछ आंकड़े बताने भी जरूरी है, जो शायद समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत जरूरी होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के आंकड़े हैं ये। दंगे जो हैं 2014 में 6438 थे, इस बार 6813 हैं। अपहरण जो हुए थे 12361 थे, 11999 हो चुके हैं। रेप जो हुए थे 3467 थे, 3025 हुए हैं। हत्याएं 5150 थी, 4732 थे। दंगों के मामले में रिकॉर्ड टूटा है। बाकी सब मामलों में चीजें अगर कंट्रोल हो रही है तो सांप्रदायिक सौहार्द जो बिगड़ा है वो आपके शासन में बिगड़ा है, नहीं 5 सालों में। मैं इस पे ये कह सकता हूँ, हालांकि ये गंभीर मुद्दा है। 2014 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए। उसके 2 कारण हैं। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्ती की
पुलिस ने सख्ती से काम किया और भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद था वो शायद पूरा होकर के वो दिल्ली में बैठ चुके थे। जो साजिश करके जवाब देखिए, मैं इनकी तीनों बातों का उत्तर देता हूँ। जल्दी दीजिएगा। भाई, एक तरफ अखिलेश यादव जी खड़े होकर पूछते हैं अच्छे दिन आए कि नहीं उत्तर प्रदेश में। भैया 5 साल काम करने के बाद मुख्यमंत्री पूछ रहा है प्रदेश में अच्छे दिन आए कि नहीं। दूसरी बात, आरक्षण की बात। भाई अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश के सीएम है ना, देश की बात तब करें जब देश के लेवल पे पहुंचे। दूसरी बात, इन्होंने आरक्षण की बात कही। अरे भाई, ये तो आरक्षण हटाने में तो ये ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि अभी तक तो एक जाति के 80% एसडीएम गैर आरक्षित श्रेणी में होते हैं, वो हट जाए तो पूरे 90% होने लगेंगे। तो इसलिए यह बात पूरी तरह समझ में आती है। और भाई देखिए, एक बात मैं और कहना चाहूंगा जी, जहां तक सांप्रदायिकता की बात है तो मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहूंगा, हमारी पार्टी में कभी कोई संप्रदाय का नाम लेकर नहीं कहता। इनकी पार्टी में ये क्या कहते हैं मायावती जी, संप्रदाय का नाम लेकर दी। भाई मुस्लिम समाज भरमाए नहीं, वोट एक तरफ दे। इनकी तरफ से मुलायम सिंह जी कहते हैं अखिलेश ने मुस्लिमों के लिए नहीं किया, तो फिर अखिलेश कहते हैं मैंने ये किया। तो कांग्रेस है जिसके कि वो कहते थे कि सुधांशु जी, मैं आता हूँ संप्रदाय का नाम लेकर मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, ब्रेक के बाद लौट रहा हूँ। इसलिए ब्रेक लेना भी जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि मुसलमान ही दोनों पार्टियां करती हैं। तो सवाल ये कि बीजेपी ने एक भी आदमी को टिकट क्यों नहीं दिया? अगर इतनी हितैषी है मुसलमानों की तो ये सवाल बीजेपी से भी पूछा जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक, संजय झा मैं आता हूँ इस ब्रेक के बाद। पार्टी में और केवल रेलवे विभाग में तत्काल में केवल 2 ही जगह टिकट मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि हम बहुत पाक साफ हैं। अभी इसी लखनऊ में मध्य क्षेत्र से रविदास मल्होत्रा लड़ रहे हैं चुनाव, उनके पे कितने मुकदमा है। फूलन देवी को प्रायोजित करके राजनीति में लाने से लेकर अखिलेश यादव जी के जमाने में उत्तर प्रदेश की अदालतों में बम धमाकों के आरोपियों पर से, जो आतंकवाद के आरोपियों से केस विड्रॉ करने की जो कोशिश की, ये है अपराधीकरण का राजनीतिकरण। कभी लव जिहाद पर बात करते हैं, कभी घर वापसी पर बात करते हैं, कभी धर्म परिवर्तन पर बात करते हैं, कभी नोटबंदी कर देते हैं। तो इनकी तरफ से मुलायम सिंह जी कहते हैं अखिलेश ने मुस्लिमों के लिए नहीं किया, तो फिर अखिलेश कहते हैं मैंने ये किया। एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस आखिरी सेगमेंट में तमाम और पैनलिस्ट के पास जाऊं, एक बार अभी तक के जो एसएमएस पोल के नतीजे हैं आज के सवाल पर, वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। आज का सवाल था कि क्या विपक्ष का ये आरोप सही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराध बोलता है? अभी तक जो जवाब हमारे पास आए हैं 85% हाँ में जवाब देते हैं, 85%, और ट्विटर पर 83%, यानी मोटे तौर पर ये कहते हैं कि जो विपक्ष ने इल्जाम लगाया है 87, माफ करेगा, ट्विटर पर 87% लोग कहते हैं। तो जो ये इल्जाम लग रहा है समाजवादी पार्टी पर, वो उस पर जनता की राय उसको सही मानती है कि उत्तर प्रदेश में अपराध बोलता है। संजय झा, आपने सहयोग किया है, आपने गठबंधन किया है, 27 साल यूपी बिहार के नारे के बाद अखिलेश यादव के साथ आप खड़े हैं और जनता कह रही है कि यूपी में काम नहीं, अपराध बोल रहा है। जवाब दीजिए संजय झा। जनता नहीं कह रही है। जनता का जो जवाब होगा ना, वो 11 मार्च को दुनिया देखेगी। मैं ये कहना चाहूँगा सुमित जी कि उत्तर प्रदेश की जो आवाम है ना, वो बहुत ही समझदार, जागरूक और बुद्धिमान है, और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी के जुमलों का भंडाफोड़ हो चुका है। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ, और मैं भी तुरंत ही कुछ देर पहले मैं चेक कर रहा था कि गुजरात का जो एक वो सेक्स का जो बिल्कुल घटिया एक षड्यंत्र हुआ है, उसमें 35 मासूम महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने उनको फंसाया है। अब ये सोच लीजिए, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ और कार्य ये हो रहा है। अब आप ये देख लीजिए सच्चाई क्या है सुमित जी, कि आज भी सुरेश राणा, साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ, संगीत सोम, इनकी भाषा देखा है आपने? पूरे सांप्रदायिक धार्मिक ध्रुवीकरण पे लगे हुए हैं। मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, आप इमरान मसूद को कैसे भूल जाते हैं? बोटी बोटी का बयान देने वाले इमरान मसूद, पार्टी ने उनको प्रमोशन दे दिया, संजय जी प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया। आप चुनाव लड़वा रहे हैं इमरान मसूद को, आपकी पार्टी भी तो है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है,
जवाब देंगे सुधांशु जी, लेकिन आप जी। अपने बारे में बताइए ना। सुमी जी, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए सुमी जी, पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया। 40% जो उनके उम्मीदवार थे वो आपराधिक थे, वो मुजरिम थे। बिहार में भी सबसे नंबर 1 स्थान अपराधी कैंडिडेट्स में बीजेपी का ही था। और मोदी जी के कैबिनेट में, केंद्र में मोदी जी के कैबिनेट में 30% लोग जो उनके आज जो उनके मंत्री हैं, दागियों को उम्मीदवार उन पर बनाया भी है। मुजरिम होने का बीजेपी आरोप पर है। बढ़ावा दे रही है, ऐसे लोगों को बीजेपी से जवाब लेता है। सुधांशु जी, देखिए, सांप्रदायिक विद्वेष की राजनीति करने की जो प्रतिस्पर्धा है, आपने अभी इमरान मसूद का नाम लिया, पर आप शायद ये बात याद है 2014 में इमरान मसूद किस पार्टी में थे जब बोटी बोटी वाला बयान दिया था? समाजवादी पार्टी में थे। उसके बाद कांग्रेस ने कैसे लपक के लिया। और याद करिए, जिस दिन ये बयान दिया था उसके अगले दिन राहुल गांधी प्रचार करने गए थे, जबकि वो गठबंधन सहयोगी वाले थे, उनकी पार्टी के नहीं थे। ये दर्शाता है कि इन दोनों के बीच में किस प्रकार की मिली भगत पहले से थी। और इसी जवाबी कव्वाली ने उत्तर प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा सांप्रदायिक आग में और विद्वेष में झोंकने का प्रयास किया। संजय जी बोलिए। सुमी जी, देखिए, मैं तो कहूंगा कि जितना विभाजक, नकारात्मक और नफरत भरी भाषा का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग करते हैं, उतना कोई पार्टी नहीं करता है। देखिए, ये आरएसएस के निशाने पर यह पार्टी चलती है। और आरएसएस तो पूरे धर्म और ध्रुवीकरण की ही राजनीति करती है। कहते हैं कि हम संस्कार और संस्कृति के संस्था हैं, और करती है बिल्कुल कठोर और बिल्कुल कट्टरपंथी राजनीति। आज यहाँ पर देखिए, उनके विश्व हिंदू परिषद के मौर्य जी बने हैं, जिन पर इतने कानूनी आरोप लगे हुए हैं, वो इनके बीजेपी के अध्यक्ष हैं। कह रहा हूं, सोच लीजिए इस संजय पार्टी जी, का यही तो क्या मेरा भविष्य सवाल है ये आपसे तो भी उत्तर और प्रदेश के लोगों तमाम राजनीतिक पार्टियों से कि ऐसे लोगों को क्यों टिकट देना। चोकर साहब को लेके आना चाहूंगा डिबेट में। चोकर साहब, क्या तरीका है? क्या पूरी तरीके से बंदिश लगनी चाहिए कि अगर किसी के खिलाफ भी कोई भी मामला चल रहा है तो उसको प्रत्याशी नहीं बनाया जा सकता, या ये आम जनता को होगा कि ऐसे लोगों का, ऐसी पार्टियों का बहिष्कार करे, उसके हाथ में ये ताकत होनी चाहिए? चोकर साहब, देखिए, आप जो कह रहे हैं वो बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि इनको करेगा कौन? संसद में कानून बनाने वाले जो प्रतिनिधि बैठे हैं वो राजनीतिक दलों के कहने पे काम करते हैं, क्योंकि जो पार्टी व्हिप इशू कर देती है उसका उनको पालन करना पड़ता है। दुख की बात तो ये है कि चारों के चारों जो प्रमुख दल इस समय उत्तर प्रदेश में हैं, उन सब में 1/3 दागी उम्मीदवार हैं। 70 से 80, 82, 86% करोड़पति हैं। तो ना तो करोड़पति जनता का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे और ना ही दागी लोग जनता का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। हमारे देश का लोकतंत्र जो है उसको राजनीतिक दलों ने बिल्कुल खत्म करने की ठान रखी है, और राजनीतिक दल किसी की बात सुनते नहीं है। पूछ रहा हूं आप क्योंकि काम करते हैं इस फील्ड में, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका इलाज क्या है? मैं बता रहा हूं इसका इलाज ये है कि जनता को नोटा का वोट देना चाहिए और किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहिए। मैं तो ये कहने में मुझे दुख होता है कि लोकतंत्र को कमजोर और खत्म करने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की रहेगी। जब लोग याद करेंगे कि इस दल में, इस देश में लोकतंत्र को किसने खत्म किया, तो राजनीतिक दलों का नाम सबसे पहले आएगा। पुष्पेंद्र चौधरी, जवाब दीजिए। समझने की जरूरत है। अगर इस देश से लोकतंत्र खत्म होता है तो जिम्मेदारी आप जैसी पार्टियों की भी है। पुष्पेंद्र चौधरी, देखिए, राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी है, जिनके बारे में ये मशहूर था कि यदि उन्हें टिकट देने के बाद भी ये पता चल जाए कि कोई अपराधी है तो भरी सभा में कह देते थे कि भाई मेरे से गलती हो गई, गलत आदमी को टिकट दे दिया, इसको हरा देना। ये वो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का वो है। और आज भी आप देख लें, अभी जयंत चौधरी कह रहे हैं, अरे पूरी बात अभी अजीत सिंह कह रहे हैं जाके कि इनको टिकट मत देना, गलती से दे दिया। अभी जो आपके आंकड़े हैं उससे स्पष्ट है कि सबसे कम जो है 10-12% ही हमारे ये इसमें राष्ट्रीय लोकदल पे है। उसमें भी जो मुकदमे हैं वो किसानों के आंदोलन के और तमाम 10-12% भी क्यों चौधरी साहब? एक भी ऐसा आदमी क्यों नहीं? राष्ट्रीय लोकदल बिल्कुल सभी के सभी अच्छे हो, सभी के सभी बेदाग हो। और यदि कोई कानून आप बनाएंगे तो उसका भी जो है हम समर्थन करेंगे। आप टिकट देना बंद कर दीजिए, कानून अपने आप बन जाएगा। खान साहब, टिकट क्यों दे रहे हैं आप लोग ऐसे लोगों को? जी, मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूं। संजय झा जी का मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा जनता जवाब देगी।
तो जनता तो उनको 27 साल से जवाब दे रही है और उनको जवाब नहीं मिल पा रहा, ये समझ में उनके नहीं आ रहा है। अभी 4.5 पौने 5 साल तक कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई, खाट सभा शुरू कर दिया। जब खाट उठ गई उनकी, तो बड़ी मजबूरी में 105 सीट पे उसी पंचर साइकिल पर बैठ गए। तो ये सारा इल्जाम जो 400 से 500 दंगे हुए हैं, सारा इल्जाम संजय झा के पार्टी के ऊपर जाता है और राहुल जितने गांधी पे अपराधी जाता लोग है। हैं, और जवाब देना प्रवचन दे पड़ेगा रहे हैं आपको कि आपने इस समाजवादी पार्टी आपके से पार्टी में भरे हुए हैं सब भ्रष्टाचार के लोग, जिसके मुख्यमंत्री खान दंगाई साहब नाम से आपके मशहूर हो पार्टी में चुके हैं, अपराधी लोग उसके बैठे साथ हुए कैसे हैं, आपने हाथ मुलजिम बैठे मिलाया? हुए हैं एक और आप मिनट, एक हमको मिनट, भाषण दे रहे हैं। संजय जी जवाब दे रहे हैं। एक मिनट, अरे संजय जी मेरे पास सुनील जी हैं, खान मैं उनसे जवाब लेता हूं। खान साहब मैं इसमें एक चीज कह सकता हूँ कि भी आपका ये पाखंडी माननीय बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि दोनों लोग एक जैसे हैं। ये सच है कि माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी, दोनों पार्टियां सेकुलर हैं, दोनों पार्टियां सांप्रदायिक ताकतों को रोकना चाहती हैं। मैं एक सवाल करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी बात करती, मैं ये कह सकता हूं कि अगर राजनीतिक दलों में भारतीय संविधान पर अगर किसी को भरोसा नहीं है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि हम गांधी जी के सपनों को आगे ले जाएंगे, हम स्वच्छ अभियान के तहत देश को साफ करेंगे, और एक तरफ गांधी जी के हत्यारे को कहती है कि ये क्रांतिकारी थे और इनके आदर्शों पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। खैर उस पर तो कोर्ट में मुकदमा फेस कर रहे हैं, डिफेमेशन केस राहुल गांधी जी। देखिए बहस के अंतिम चरण में हम लोग आ गए हैं, तो बहुत बहस हो गई है, अपनी बात कहेंगे अपनी बात कहेंगे। मैं यह कोट कर रहा हूं कि अपराधीकरण का समाजवादियों के साथ, अरे भाई हम तो कह रहे हैं कि जो आपने आरोप लगाया था, राहुल गांधी जी कोर्ट में केस फेस कर रहे हैं, एंटी डिफेमेशन केस। हम बिल्कुल क्रांतिकारी नहीं कह रहे हैं, मगर आपने जो जोड़ने की कोशिश की उसके लिए आप कोर्ट केस में केस फेस कर रहे नहीं। बताइए ये न्यायालय ने कहा या नहीं कि राहुल गांधी माफी मांगे के सिद्धांतों पर आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। सुनिए, अपराधीकरण का समाजवादियों के साथ, अरे भाई सुनिए, अपराधी का समाजवादियों के साथ क्या कनेक्शन है, ये मेरी बात मत मानिए। एक बड़े प्रख्यात समाजवादी कवि हुए हैं आदम गोंडवी, उनकी 2 लाइन कहता हूं। उन्होंने लिखा है, काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। और आगे उनके वाक्य हैं, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। ये समाजवादी कवि ने लिखा है, हमने नहीं है। अब दूसरा बात बताता हूँ इनके लिए, ये कविता कविता नहीं है। एक मिनट शांत रहिए। दूसरी बात भाई, 2007 का चुनाव आप लोगों को याद होगा, जब बसपा ने नारा दिया था कि भाई चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पे। आज 10 साल के बाद बसपा का भी चरित्र क्या हो गया कि अब गुंडे चढ़ गए हाथी पर, चलेगी गोली छाती पर। ये तो देखे, ये सांप्रदायिक बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। सांप्रदायिकता के अलावा कोई बात नहीं करते, नफरत की बात करते हैं। सारी को टिकट दे देंगे, ठीक। अरे साहब नफरत की राजनीति करते हैं ये एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया इन्होंने? अगर सब समाज सबको साथ सबका हाथ विकास की बात करते हैं तो किसी मुसलमान को दे देते ऐसे ही, भैया लड़ा तो भैया ये भी इन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि मुसलमानों को कितना स्थान दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1947 में उत्तर प्रदेश की सरकारी सेवा में 20% मुसलमान था, आज 2% है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 6 साल भाजपा का शासन या 64 साल इन सब का शासन? और इन दोनों का उत्तर देता हूं भाई, सपा में एक ही जाति के 80% एसडीएम और 3/4 दरोगा होते, कितने मुसलमान? देखिए, मैं क्योंकि आखिरी समय है, मैं ये कह सकता हूं कि ये शायद उत्तर प्रदेश पूरा जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बिना बोले गठबंधन कर चुकी है। मुझे लगता है प्रदेश का मुसलमान भी जान गया है। जहां तक दूसरा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर हमला करते हैं कि गुंडे हैं, मैं कह रहा हूं कि पूरा देश आपका चैनल देख रहा है। गुंडे की अपनी परिभाषा होती है। अमित शाह जी पर अपहरण का मुकदमा, हत्या का मुकदमा, दंगा कराने का मुकदमा, बहन बेटियों की जासूसी कराने का मुकदमा। अगर इतने मुकदमे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, और वो सफाई देंगे कि कौन गुंडा है कौन नहीं। जवाब दीजिए।
साहब उन मुकदमों पे न्यायालय का निर्णय आया और न सिर्फ निर्णय आया, उसमें ये लिखा है कि ये मुकदमे राजनीति से प्रेरित थे। अब अगर आपकी न्यायपालिका में नहीं विश्वास है तो हम क्या कर सकते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी ये कह रही कि भारतीय जनता पार्टी से मैंने समझौता किया, तो समाजवादी पार्टी ने भी मुझसे समझौता किया और हमने अटल बिहारी वाजपेयी की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार थी उसको गिराने का काम किया। मैं माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी है, मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप सबका, लेकिन ये देश की जनता को और यूपी की जनता को तय करना है कि क्या दागियों को टिकट दिया जाए, क्या दागियों को चुनाव जितवाया जाए। चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं, SMS पोल के और ट्विटर पोल के। यहाँ पे शोर ज्यादा है यार, अखिलेश यादव के साथ के लोग हैं, लखनऊ में आप हैं। मैं आपको बाकी की खबरों के लिए ले चलता हूँ किशोर अजवानी के पास, सीधे नोएडा स्टूडियो में। किशोर, ओवर टू यू।